रोटेशनल डायनेमिक्स में अभी तक हमने सर्कुलर मोशन का स्टडी किया। तो इन दिस चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स टिल नाउ यू हैव स्टडीड ओनली सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर हमने देखा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल्स टू r ओमेगा। फिर हमने स्टडी किया रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू r अल्फा। फिर डिस्कशन किया एक्सेलरेशन इन यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड एक्सेलरेशन इन नॉन यूसीएम। फिर हमने स्टडी किया टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके बारे में स्टडी किया। उसके बाद हमने डिस्कशन किया मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, उसका फॉर्मूला था v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, ये भी हमने डिस्कशन किया। उसके बाद हमने डिस्कशन किया बैंकिंग ऑफ रोड्स, और उस बैंकिंग ऑफ रोड के लिए v मैक्स का फॉर्मूला और v मिनिमम का फॉर्मूला, मिनिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी के फॉर्मूला डिस्कस किए। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन किया था सर्कुलर मोशन का एक स्पेशल टाइप दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो भी हमने डिस्कशन किया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। फिर उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन डिस्कशन किया था वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, उसका थ्योरी स्टडी किया था। और उसके बाद एक स्पेशल टाइप का पेंडुलम भी स्टडी किया था दैट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोग ने सर्कुलर मोशन इस कैटेगरी में स्टडी किए थे। बट अपना जो चैप्टर था उसका नाम क्या था? रोटेशनल डायनेमिक्स। मैंने चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था कि ये जो रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर है उसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है स्टडी ऑफ सर्कुलर मोशन और दूसरा पार्ट है स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन। तो अभी सर्कुलर मोशन का जो पार्ट था इस चैप्टर का वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया, तो सर्कुलर मोशन पार्ट इज ओवर। अभी हमको स्टार्ट करना है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट एंड दैट इज स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन। तो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं रोटेशनल मोशन से, उससे शुरू कर रहे हैं। जब ये रोटेशनल मोशन की बात करेंगे ना, व्हाट इज रोटेशनल मोशन, ये शायद आपको मालूम होगा कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करता है तो एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड में वो रिवॉल्व करता है। तो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट वन फिक्स्ड एक्सिस विल बी कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। एंड हमारे डेली लाइफ में हमने बहुत जगह पे रोटेशनल मोशन भी देखा है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस रोटेशनल मोशन एट वेरियस प्लेसेस। एग्जाम्पल देना होगा तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो अर्थ जो है वो अपने ओन एक्सिस के अराउंड में रोटेशनल मोशन कर रहा है। दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देना होगा तो रोटेशनल मोशन ऑफ व्हील ऑफ द व्हीकल, गाड़ी का जो व्हील होता है वो जब भी मूव करता है वो भी एक रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो गया। और आप में से कुछ बच्चों ने इस डिवाइस को भी दिखा होगा, है ना? यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस डिवाइस, इसको बोलते हैं फिजेट स्पिनर। तो ये भी एक रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे अगर मैंने इस स्पिनर को ऐसे रोटेट किया तो ये भी किस टाइप का मोशन हो रहा है? रोटेशनल मोशन। और इस रोटेशनल मोशन का ये बन गया एक्सिस ऑफ रोटेशन का, मतलब मैंने जहां पे इसको होल्ड किया है ये जो पॉइंट होगा ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, और इस एक्सिस के अराउंड में ये स्पिनर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के लिए हमको एक फिक्स्ड एक्सिस चाहिए, उस एक्सिस के अराउंड में बॉडी क्या करेगा? रोटेट करेगा। अगर कोई बॉडी रोटेट करेगा तो इस बॉडी के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी रोटेट करेंगे, है ना? तो व्हेन बॉडी परफॉर्म रोटेशनल मोशन, ईच एंड एवरी पार्टिकल, ये बॉडी पार्टिकल से बना हुआ है, तो बॉडी जब ये रोटेट करेगा तो उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? उसके साथ रोटेट कर रहे हैं। बट अगर हम लोग एक पार्टिकल की बात करेंगे, जैसे इस होल की बात करेंगे, तो जैसे ये बॉडी रोटेट करेगा तो ये होल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है? तो व्हेन अ बॉडी परफॉर्म रोटेशनल मोशन, एवरी पार्टिकल ऑफ दैट बॉडी विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट पार्टिकल लेवल पे जो सर्कुलर मोशन होगा, एक पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन होगा उसी को बोला जाएगा उसका रोटेशनल मोशन। तो पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है वही उसका रोटेशनल मोशन भी है, ठीक है?
रोटेशनल मोशन के हर एक फॉर्मूला में, का मतलब इस चैप्टर में हम लोग जितने भी फॉर्मूले स्टडी करेंगे, का मतलब इस रोटेशनल मोशन पार्ट में हम लोग जितने भी फॉर्मूले स्टडी करेंगे, उस सब फॉर्मूला में एक टर्म तो कॉमन होगा। का मतलब वो जो टर्म है ना वो हर एक फॉर्मूला में आएगा ही, और उस टर्म का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सिंबल होगा कैपिटल आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल कैपिटल आई, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई। तो रोटेशनल मोशन के हर एक फॉर्मूला में यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म आएगा। तो इस टॉपिक की शुरुआत ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया से शुरू होगी। एंड देखो इसके नाम में भी इनर्शिया है, का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक इनर्शिया होगा इन रोटेशनल मोशन। समटाइम्स दिस टर्म इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया। कभी कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोला जाता है रोटेशनल इनर्शिया। ये होता है बॉडी का इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। तो जैसे लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी का एक इनर्शिया होता है, वैसे अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तभी भी उसका एक इनर्शिया होगा। एंड इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका सिंबल आई है। सबसे पहले एक सिंगल पार्टिकल का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेंगे। तो केस 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल, एक ही पार्टिकल है उसके अंदर। तो ये एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये मास किसी इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड में रोटेट कर रहा है, का मतलब रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। एवरी रोटेशनल मोशन रिक्वायर्स एक्सिस, एक्सिस के बिना रोटेशनल मोशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये सिंगल पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये अपने एक्सिस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। Let r be the perpendicular distance of this mass from the axis of rotation. तो इस मास का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस इज r. Why I am talking about perpendicular distance? Because perpendicular distance जो होता है, it is the smallest distance of a body from the axis of rotation. तो बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पार्टिकल का मास m है और उसका डिस्टेंस एक्सिस से r है। तो फिर इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। तो सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा m इंटू आर स्क्वायर। इसमें m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, और r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ हिज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल। इसके बाद देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी हैविंग डिस्क्रीट पार्टिकल्स। अभी बॉडी हैविंग डिस्क्रीट पार्टिकल्स, सबसे पहले देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल। अभी डिस्कस करें बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी हैविंग डिस्क्रीट पार्टिकल। डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट, अलग अलग। तो एक हाइपोथेटिकल बॉडी कंसीडर करो। हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल बॉडी है जिसमें डिस्क्रीट पार्टिकल्स है। डिस्क्रीट का मतलब पार्टिकल्स जो है ना वो अलग अलग है। लेट दिस बॉडी बी मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस बॉडी के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उनके मासेस डिफाइन करो m1, m2, m3, m4 अप टू mn। ये बॉडी अगर अपने एक्सिस के में रोटेट कर रहा है, दिस एरो इंडिकेट्स रोटेशनल मोशन, और ये मैंने क्या ड्रॉ किया, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये बॉडी इस एक्सिस के में रोटेट कर रहा है, और ये हो गया उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो जब भी हम लोग बॉडी को रोटेट करते हुए ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ सच टाइप ऑफ एरो। तो ये जो बॉडी है इसमें n नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स है, उनके मासेस होंगे m1, m2, m3 अप टू mn। अभी जैसे हर एक पार्टिकल अपने एक्सिस के में रोटेट कर रहा है, जैसे यहां पे रोटेट कर रहा था, तो जो पहला मास m1 है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस r1 है। ये जो दूसरा मास m2 है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r2 है। फिर m3 का डिस्टेंस r3 है और mn का डिस्टेंस rn है। अभी इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये इन सब पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन होगा।
सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? I इक्वल्स टू mr²। तो फिर ये जो पहला पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1r1², ये मैंने यहां लिख दिया। ये जो दूसरा पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m2r2², मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो m2r2², ये बन गया सेकंड टर्म। ये जो तीसरा पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m3r3², मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। और जो nth पार्टिकल होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mnrn²। और इन सब पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एडिशन होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पूरे बॉडी का। तो इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा I इक्वल्स टू m1r1² प्लस m2r2² अप टू mnrn²। इसको अगर समेशन के फॉर्म में लिखना होगा तो वी कैन राइट I इक्वल्स टू समेशन ऑफ mi/ri², where I will be the variable whose values will be from 1 to n। तो इसी समेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा। नाउ लेट अस डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए डिफाइन होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ rotation is defined as sum of product of mass of each particle of the body and square of its distance from the axis of rotation। moment of inertia एक प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? mass of the particle and उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। कहां से डिस्टेंस मेजर किया? from the axis of rotation। तो I इक्वल्स टू समेशन ऑफ mi/ri²। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और डिस्टेंस स्क्वायर का प्रोडक्ट है तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बिकॉज मास किलोग्राम में होगा और डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा। सीजीएस यूनिट होगा उसका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका डायमेंशन क्या होगा? ml2, बिकॉज किलोग्राम के लिए m होगा और मीटर स्क्वायर के लिए l2 होगा। What are the factors on which moment of inertia body depends? का मतलब बॉडी का जो moment of inertia है ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा और कौन से फैक्टर चेंज होने से बॉडी का moment of inertia भी चेंज होगा। Moment of inertia of a body depends upon mass of the body, shape of the body and size of the body। तो जैसे बॉडी का मास चेंज होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। बॉडी का शेप का मतलब बॉडी स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है या डिस्क शेप में है या कोन शेप में है, तो जैसे शेप चेंज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। साइज ऑफ द बॉडी, साइज का मतलब बॉडी अगर छोटा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल होगा, बॉडी का साइज अगर बड़ा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। Second factor, distribution of mass about axis of rotation. Try to understand the second factor. Moment of inertia depends upon distribution of mass about axis of rotation. Distribution of mass का मतलब बॉडी का जो मास है ये axis of rotation से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैसे स्प्रेड हुआ है। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से दूर तक होगा, अगर मास का डिस्टेंस एक्सिस से दूर तक होगा तो r का वैल्यू इंक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल आल्सो इंक्रीज। बट अगर बॉडी का जो मास होगा ये अगर एक्सिस के एकदम क्लोज बाय होगा, डिस्ट्रीब्यूशन समझो एक्सिस के क्लोज बाय होगा, तो उससे क्या होगा, ये जो r का वैल्यू है ये स्मॉल हो जाएगा। एंड अगर r का वैल्यू स्मॉल होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होगा। तो जितना आप मास को एक्सिस से दूर लेके जाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, और जितना आप बॉडी का मास क्लोज टू द एक्सिस लाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास, शेप, साइज ऑफ द बॉडी एंड सेकंड फैक्टर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। का मतलब बॉडी का जो मास है वो एक्सिस से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या स्प्रेड हुआ है। एंड द थर्ड फैक्टर इज पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने से या उसका ओरिएंटेशन चेंज होने से, ओरिएंटेशन का मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। तो पोजीशन एंड ओरिएंटेशन चेंज होने से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। तो ये होंगे फैक्टर जिसपे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। अभी जो थर्ड केस होगा
उसमें बॉडी होगा जिसमें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इनफैक्ट एवरी सॉलिड बॉडी, अगर हम लोग कोई बॉडी सॉलिड स्टेट में कंसीडर कर रहे हैं तो सॉलिड स्टेट में जो भी बॉडी होगा उसमें मास कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब मास ब्रेक नहीं होता है। जैसे अगर मैंने इस पेन का एग्जांपल लिया तो इस पेन का जो मास है वो यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहीं मास ब्रेक नहीं हुआ है। तो सच अ सॉलिड बॉडी कैन बी सेड टू बी बॉडी हैविंग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, बिकॉज इसका जो मास है ना वो एक एंड से दूसरे एंड कंटिन्यूअस स्प्रेड हुआ है। एंड एवरी सॉलिड बॉडी हैज कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर बॉडी में कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल का डिफाइन नहीं करेंगे। उस केस में हम लोग बॉडी के पार्टिकल्स के ग्रुप फॉर्म करेंगे एंड दैट ग्रुप विल बी कॉल्ड एज मास एलिमेंट। तो मास एलिमेंट जो है वो इस बॉडी का एक छोटा पार्ट होगा, और एलिमेंट का मतलब क्या होगा? ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का मतलब वो जो मास एलिमेंट होगा उसमें पार्टिकल्स का एक सर्टेन ग्रुप होगा। तो ऐसे छोटे छोटे मास एलिमेंट में ये पूरा बॉडी हम लोग डिवाइड करेंगे। का मतलब जितना भी बॉडी होगा वो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट में हम लोग डिवाइड करेंगे, बॉडी के छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे, उस एक पार्ट को बोलेंगे मास एलिमेंट। और एक एलिमेंट जो होगा उसका मास हम लोग डिफाइन करेंगे dm, और उसका जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको हम लोग कॉल करेंगे r। ठीक है। तो अगर बॉडी में कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारा टेक्निक क्या होगा? बॉडी को छोटे छोटे मास एलिमेंट में डिवाइड करो, हर एक मास एलिमेंट का मास होगा dm, और उसका डिस्टेंस जो होगा एक्सिस से उसको डिफाइन करेंगे r। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एलिमेंट का फाइंड करेंगे। अभी हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो एलिमेंट का मास dm है और उसका डिस्टेंस कितना है r, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो dm इंटू r स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन एलिमेंट। और जैसे एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए ऐसे सब एलिमेंट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ऐड करेंगे। बट वो जो एडिशन हम लोग करेंगे वो करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन, टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट। तो पहले एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेंगे यूजिंग मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, और पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट। इस मेथड को ठीक से समझना है बिकॉज हमारे जो आगे दो थियरम्स होंगे वो थियरम्स इन दो टेक्निक पे ही हम लोग उसको डिराइव करेंगे। ठीक है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है? dm इंटू आर स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। But dm into r square is same as r square into dm. तो I becomes integral r square into dm. तो ये टेक्निक फॉलो करेंगे टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी हैविंग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो रोटेशनल मोशन है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी अंडरस्टूड बाय कंपेयरिंग टू टाइप्स ऑफ मोशन। हम लोग क्या करेंगे? दो टाइप के मोशन कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब फॉर्मूले कंपेयर करेंगे, एंड आफ्टर कंपेयरिंग सम फॉर्मूले, ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन पॉसिबल होंगे, हम लोग कुछ फॉर्मूले कंपेयर करेंगे। तो आफ्टर कंपेयरिंग सम फॉर्मूले विल कम टू वन कॉन्क्रीट कंक्लूजन। तो हमको लीनियर मोशन के फॉर्मूले रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले के साथ कंपेयर करना है। लीनियर मोशन में फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी का फॉर्मूला F इक्वल्स टू m इंटू a। इसमें m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, a क्या है? एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। तो यही टर्म जब भी रोटेशनल मोशन में लिखा जाता है तो लिखा जाता है टॉर्क। इसका मतलब फोर्स इन लीनियर मोशन इज इक्विवेलेंट टू टॉर्क इन रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन का फोर्स रोटेशनल मोशन में टॉर्क बन जाता है। टॉर्क का सिंबल है टाउ, एंड टाउ का फॉर्मूला I इंटू अल्फा।
where I is moment of inertia and alpha क्या है, angular acceleration. तो ये दो टर्म इक्विवेलेंट है, ये दो टर्म एनालॉगस है, बट अगर ये टर्म लीनियर मोशन का है तो ये टर्म रोटेशनल मोशन का है. इसका मतलब लीनियर मोशन का फोर्स रोटेशनल मोशन में टॉर्क बन जाएगा, लीनियर मोशन का मास रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, और लीनियर एक्सेलरेशन बिकम्स एंगुलर एक्सेलरेशन. ऐसे उसमें चेंजेस होंगे. अभी आप पूछोगे ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे इस चैप्टर में. हम लोग ये सब फॉर्मूले डिराइव करेंगे. अभी तो हम लोग सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, बट बाद में हम लोग एक सब फॉर्मूले हम लोग डिराइव करने वाले हैं. ठीक है, ओके. लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर. तो बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करेगा तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. उसका फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. वापस कंपेयर करो, जहां पे मास था उधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, और ये v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. का मतलब लीनियर वेलोसिटी इन लीनियर मोशन बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी इन रोटेशनल मोशन. मास बिकम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फिर लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है जिसका सिंबल p है. लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी. तो जैसे लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, वैसे रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है. एंगुलर मोमेंटम इज ओनली इन रोटेशनल मोशन. उसका सिंबल L है, उसका फॉर्मूला I इंटू ओमेगा है. आपको ये फॉर्मूला के बारे में चिंता नहीं करना है, हर एक का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम. ओके, तो इन कंपैरिजन के साथ हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच गए. एंड व्हाट इज दैट कंक्लूजन, कि लीनियर मोशन में जहां जहां पे मास होता है वही मास रोटेशनल मोशन में क्या बन जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. का मतलब मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन. जैसे A बन जाता है अल्फा, V बन जाता है ओमेगा, वैसे M बन जाता है I. इसका मतलब मास इन लीनियर मोशन इज एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन. दोनों एनालॉगस है, दोनों का रोल सेम है. जो रोल मास का होगा लीनियर मोशन में, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा रोटेशनल मोशन में. अभी लीनियर मोशन में, लीनियर का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन मोशन इज लीनियर मोशन. तो लीनियर मोशन में मास क्या होता है, इनर्शिया. तो लीनियर मोशन में बॉडी का इनर्शिया उसके मास से मेजर होगा. जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, जितना मास कम उतना इनर्शिया भी कम. एंड व्हाट इज इनर्शिया, टेंडेंसी टू अपोज द मोशन. मोशन को अपोज करने का जो टेंडेंसी होता है उसको इनर्शिया बोलते हैं. और जितना बॉडी का मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा. वैसे रोटेशनल मोशन में बॉडी का इनर्शिया जो है, का मतलब टेंडेंसी टू मोशन, टेंडेंसी टू अपोज द मोशन, ये किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दैट इज व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया. का मतलब ये एक टाइप का इनर्शिया हो गया, बट ये इनर्शिया कब होगा, जब बॉडी रोटेशनल मोशन करेगा. तो अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके मोशन को अपोज करने का जो बॉडी में टेंडेंसी होगा वही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. तो दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी करने के बाद अभी रोटेशनल मोशन का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म होगा रेडियस ऑफ गायरेशन. इसका सिंबल है K. गायरेशन का मतलब टू स्पिन, टू रोटेट. तो रोटेट करना का मतलब गायरेट करना. तो इस टर्म का नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन और इसका सिंबल है K. ओके, टू अंडरस्टैंड रेडियस ऑफ गायरेशन, डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन. तो सबसे पहले एक बॉडी कंसिडर करो. तो ये एक बॉडी है, से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बॉडी के अंदर. उसके मासेस होंगे m1, m2, mn और उनके डिस्टेंसेस होंगे r1, r2, rn. तो इन पार्टिकल्स के मास को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो बॉडी का टोटल मास बनेगा. तो लेट कैपिटल M बी द टोटल मास ऑफ दिस बॉडी. एंड अगर ये बॉडी अपने एक्सिस के में रोटेट कर रहा है तो उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी इज गिवन बाय द फॉर्मूला I इक्वल्स टू समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर. That is product of mass and square of the distance from the axis of
रोटेशन। तो ये तो हो गया इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे इस रोटेटिंग बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, ये जो दो टर्म है ये सिर्फ रोटेशनल मोशन के लिए ही बने हैं। लीनियर मोशन में और ऑसिलेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं डिफाइन होंगे। दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर रोटेशनल मोशन। तो अगर ये बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका एक रेडियस ऑफ गायरेशन भी होगा और उसी को हमको डिफाइन करना है। तो इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये जो पूरा बॉडी है उसको हटा के एक पॉइंट कंसीडर करो। In other words, the whole mass of this body is supposed to be concentrated at one point. का मतलब इस पूरे बॉडी को एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर करो। अगर पूरे बॉडी का मास m है तो इस पॉइंट का भी मास m ही होगा। का मतलब हमने पूरे बॉडी को एक पॉइंट मास कंसीडर किया और जैसे ये बॉडी रोटेट कर रहा है वैसे उसी एक्सिस के अराउंड में ये पॉइंट मास भी रोटेट करेगा। एंड अगर ये पॉइंट इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट करेगा तो इसका भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। तो कंडीशन ये होगा कि अगर ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से समझो डिस्टेंस k पे रोटेट कर रहा है, तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। का मतलब m इंटू के स्क्वायर, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो अगर ये पॉइंट जहां पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है ये समझो एक्सिस से डिस्टेंस k पे रोटेट करेगा, तो उस कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। आई रिपीट, अगर ये पॉइंट जहां पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस k पे रोटेट करेगा तभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो ऐसे डिस्टेंस को बोला जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है। किसके बीच में? एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक पॉइंट के बीच में। किसके बीच में? एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक पॉइंट के बीच में। कौन सा पॉइंट? जहां पे होल मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, और उस डिस्टेंस पे क्या होता है? बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो डेफिनेशन देखो मैंने यहां पे लिखा है। तो radius of gyration of a body about the given axis of rotation is defined as distance between the axis of rotation and a point. It is a distance between axis of rotation and a point. Which point? Where the whole mass of the body is supposed to be concentrated. And at that particular distance, moment of inertia body and moment of inertia point becomes equal. Now since radius of gyration एक डिस्टेंस है तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। तो यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज मीटर। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन के बीच में रिलेशन क्या हो गया? I इक्वल्स टू mk स्क्वायर, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज मास ऑफ द बॉडी एंड k होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर I इक्वल्स टू mk स्क्वायर है तो k स्क्वायर बिकम्स I अपॉन m। इस m को यहाँ पे डिवाइड करो एंड टेकिंग द स्क्वायर रूट वी कैन से k इक्वल्स टू रूट ऑफ I बाई m। तो रेडियस ऑफ गायरेशन k क्या होगा? रूट ऑफ I बाई m। अगर इन दो फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा जो फंक्शन r का है वही फंक्शन k का है ना? जो फंक्शन r का है वही फंक्शन k का है। तो ये r क्या है? ये r है इस मास का डिस्ट्रीब्यूशन। का मतलब ये जो r है ये इस मास का डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस। वैसे ये k क्या है? इस मास का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिस्टेंस ऑफ मास या उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो रेडियस ऑफ गायरेशन k is an indication of distribution of mass of a body about axis of rotation। का मतलब ये जो k है ये k हमको बताएगा कि बॉडी का जो मास है ये एक्सिस से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है,
अगर k का वैल्यू स्मॉल होगा, इसका मतलब मास जो होगा वो एक्सिस के क्लोज बाय होगा, तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होगा। एंड अगर k का वैल्यू लार्ज होगा, इसका मतलब ये जो मास होगा ये एक्सिस से दूर होना चाहिए, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लार्ज होगा। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ k implies स्मॉल वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, and large value of k implies large value of moment of inertia.